हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से कौशल नरवाल क्लासेस में। मैं कन्हैया लाल एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ क्लास 8th की टेक्स्ट बुक हनी ड्यू की समरी लेकर। आज की इस क्लास में हम क्लास 8th के बाकी बचे हुए चैप्टर्स और पोम्स को डिस्कस करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने स्टार्टिंग के 5 चैप्टर्स और 5 पोम्स को ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हमारी क्लास शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहूँगा कि ये जो क्लास है सिर्फ रिवीजन पर्पज़ के लिए है। आप पूरा इस पे डिपेंडेंट मत रहिएगा। एक बार चाहे क्लास से पहले या चाहे क्लास के बाद में आप एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक की रीडिंग ज़रूर कर लीजिएगा, वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। तो आज की क्लास का फर्स्ट जो चैप्टर है वो है दिस इज़ जॉडीज फोन और इसके राइटर है एम के रॉलिंग। ये एम के रॉलिंग है, इनको जे के रॉलिंग मत समझ लेना। जे के रॉलिंग तो वो हैरी पॉटर की राइटर है, ये है एम के रॉलिंग्स। और ये एम के रॉलिंग्स और जे के रॉलिंग्स में कोई संबंध नहीं है, दोनों बिल्कुल अलग है। एम के रॉलिंग अमेरिकन है जबकि जे के रॉलिंग ब्रिटिश है। तो इसके जो मेन कैरेक्टर्स हैं इनके बारे में बात कर लेते हैं। एक तो जॉडी है, उसके फादर पेनी, उसकी मदर बैक्स्टर, और एक डॉक्टर है विल्सन, और एक मिलवील करके एक और उनका करेक्टर है। और इसमें जो थीम है वो देख लीजिए, लव फॉर एनिमल्स। ये काफ़ी अच्छी स्टोरी है। मैं एक बार आपको ये स्टोरी ब्रीफ कर देता हूँ। जॉडी के जो फादर है पेनी, उनको एक बार एक रैटल स्नेक ने काट लिया था। तो जब उनको रैटल स्नेक ने काट लिया था तो उन्होंने क्या किया कि उनके पास में एक कोई एक डो थी, डो बोले तो एक डियर, फीमेल डियर थी अपने बच्चे के साथ में। तो उन्होंने फटाक से उस डो को मारा और उसका हार्ट और लीवर यूज़ करके उन्होंने अपने अंदर से जो पॉइजन था वो निकाल दिया। रेटल स्नेक का जो पॉइजन था वो निकाल लिया। अब जॉडी जो था, उसके फादर जो घर आ गए, जॉडी के फादर ने सारा इंसिडेंट बताया कि एक डो थी, उसके साथ में एक फ़ोन था। मैंने उस डो को मार के, उस फीमेल डियर को मार के उसके लीवर से अपना पॉइजन बाहर निकाल दिया। लेकिन जॉडी को उस फ़ोन की बड़ी चिंता हो रही थी कि वो फ़ोन पता नहीं किस हालत में होगा अपनी मदर के बिना। जॉडी ने अपने पेरेंट्स के सामने जिद की कि मैं उस फ़ोन को अपने घर लेके आना चाहता हूँ और उसको पालना चाहता हूँ, क्योंकि उसकी मदर की वजह से आपकी जान बच पाई है, उस लेडी फीमेल डियर की वजह से। तो हमारा ये ड्यूटी है कि हमें उस फ़ोन को ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए, उसको बचाना चाहिए। तो उसके पेरेंट्स मान गए। और वो जॉडी को ये पता था कि वो जो फ़ोन जो है, उसका जो डो का जो बच्चा है वो मेल है। क्यों? क्योंकि उसके फादर ने बताया कि जो मेल फ़ोन होता है ना, उसके ऊपर जो स्पॉट्स होते हैं ना, जो धब्बे होते हैं ना, वो एक लाइन में होते हैं। जबकि जो फीमेल फ़ोन जो होता है ना, उसके ऊपर जो स्पॉट्स होते हैं वो डिफरेंट डायरेक्शन में होता है। ठीक है, फिर उसके बाद वो मिल व्हील के साथ में हॉर्स पे बैठ के उसको ढूंढने के लिए गया। और काफ़ी आगे जाने के बाद में वो फॉरेस्ट में हॉर्स चल चल नहीं पा रहा था। तो मिल व्हील ने जॉडी को थोड़ा सा कुछ क्लियरिंग, थोड़ी सी जगह देकर, जहाँ पर पेड़ पौधे नहीं थे वहाँ पर जॉडी को छोड़ दिया कि तुम जाओ ढूंढ के लेके आ जाओ। और मिल व्हील ने पूछा कि तुम गुम गए तो उसने कहा कि ये जो पाइन ट्री है ना, ये हमारे घर के पास में है और ये मुझे दूर से दिख जाएंगे और ये मेरे लिए कंपास का काम करेंगे। अगर मैं कहीं गुम गया तो मैं इस पाइन ट्री को देखकर वापस आ जाऊंगा। अब वहाँ जाके देखता है तो बजार्ड्स, बजार्ड्स मीन्स वल्चर लाइक बर्ड्स होते हैं बड़े बड़े, जो मरे हुए एनिमल्स की डेड बॉडी वगैरह होती है जो उनको खाते हैं। तो वो उस डो के बॉडी के आसपास में थे और उसको खा रहे थे। और उस नाइट क्या होता है कि बहुत ज़बरदस्त वाली बारिश होती है। सारे के सारे फुटमार्क्स वगैरह जो भी थे वो सारे के सारे मिट चुके थे, रास्ते वगैरह सब मिट चुके थे। सिर्फ कैट और बजार्ड्स दिख रहे थे। अब जॉडी ने उस फ़ोन को देखा, वो एकदम कांप रहा था। उसको कांपते हुए को देखा, उसने उसको बहुत ही केयरफुली उठाया, घर लेके आया और उसको मिल्क दिया।
और जॉडी ने उसको एकदम चाइना डियर मीन्स एक जो खिलौने वाला डियर होता है ना, जो जल्दी मतलब मिट्टी वाला जो खिलौने वाला जो होता है, जो टूट जाता है गिरते ही, उसकी तरह बहुत ही सॉफ्टली उसको उठाया, उस फ़ोन को, और अपने घर लेके आया, अपने फादर को दिखाया, और उसने उसको धीरे धीरे वो फ़ोन जो है वो जॉडी के साथ घुल मिल गया और दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश थे। इसमें वैल्यूज़ देख लीजिए, कंपैशन एंड जस्टिस, केयर एंड कंसर्न फॉर ह्यूमन एंड एनिमल लाइफ। इसकी जो ग्लॉसरी है, इसके जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स है वो देख लीजिए, काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। ड्रिफ्ट बैक टू मीन्स गो बैक टू, dilated means enlarged, a close shave means a narrow escape, kept your head means stayed calm in difficulty, hemmed in means can't say no। उसके जो पेरेंट्स हैं वो जॉडी को नो नहीं बोल पाए जब जॉडी ने जिद की थी कि मैं फ़ोन को लेके आऊँगा। acorn means small brown nuts, sidled back means moved back quietly, every which way in different direction, makes a bearing means acts as a compass। पाइन ट्री जो थे वो उसके लिए कंपास की तरह काम कर रहे थे। buzzard means a large bird like the vulture, adjacent means nearby, parted means moved or pushed aside, क्वेवरिंग मीन्स शेकिंग स्लाइटली, वो जो जॉडी का जो फोन जो था उसका वो मतलब बारिश की वजह से यूं एकदम क्विवरिंग मतलब वो कंपा रहा था। डेलीरियस मीन्स एक्सट्रीमली एक्साइटेड, कन्वल्जन मीन्स शिवर। होइस्ट मीन्स पुल अप हायर, ये होस्ट वही है फ्लैग होस्टिंग वाला। लाइट हेडेड मीन्स अनेबल टू थिंक क्लियरली, romp means play, alarm means frighten, barked means was unwilling to do something, clearing means a small area in forest without trees, carcass means a dead body, उसकी डो की dead body, scrawny means unattractively thin and bony, carrion means flesh of dead animal, hoof a horny part of foot of animals, जैसे घोड़े वगैरह की जो फुट के नीचे ये जो जिसको हिंदी में बोलते हैं ना खुर, वो। thicket means a dense group of bushes, bobbed means to move quickly up and down, stride means walk with long steps। अब चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। ये है एक पोम, बहुत ही काफ़ी इंटरेस्टिंग फनी पोम है, डक और कैंगरू के बारे में है, और इसके जो राइटर है वो है एडवर्ड लियर। इसमें मेन कैरेक्टर एक तो डक है और एक कैंगरू है। अब क्या होता है कि डक जो होती है ना वो कैंगरू के साथ पूरी दुनिया घूमना चाहती है, ठीक है, लेकिन कैंगरू खुश तैयार हो जाता है कि भाई मैं तुमको लेके चला जाऊंगा, लेकिन वो बोलता है कि तुम मेरी जो टेल है उसकी टिप पर बैठ जाना और फिर मैं तुमको घुमा लूंगा। लेकिन उसको एक चिंता हो रही थी उसके वेट फीट की। डक के फीट वेब्ड फीट होते हैं और वेट होते हैं, गीले होते हैं, तो बोल रहा था कि नहीं ये गीले फीट है, इनसे मुझे प्रॉब्लम है। आगे क्या होता है देखते हैं। डक जो होती है ना वो कंगारू जो जंप करता है उससे बड़ी अट्रैक्ट है। वो भी चाहती है कि वो भी ऐसा ही करे और पूरी दुनिया घूमे। वो उस पॉन्ड से बाहर निकल के पूरी दुनिया को देखना चाहती थी। अब कंगारू ने कहा कि ठीक है मैं इसके लिए राजी हूँ, तो मेरी टेल पे बैठ जाना, टेल का जो टिप है उस पे बैठ जाना, लेकिन अच्छे से बैलेंस बना के बैठना, कहीं तुम गिर ना जाओ। ठीक है, एक तो ये कंडीशन हो गई। एक और कंगारू की कंडीशन थी कि डक के जो वेट एंड कोल्ड फीट है ना उससे उसको प्रॉब्लम थी, कि उसको डर लग रहा था कि कहीं वो रूमाटिज्म का शिकार ना हो जाए। रूमाटिज्म बोले तो उसके जॉइंट में पेन होना स्टार्ट ना हो जाए ये कोल्ड एंड वेट फीड की वजह से। तो डक क्या करती है, 4 पेयर्स ऑफ वूलन सॉक्स लेके आती है और एक वेस्ट कोट लेके आती है, क्लॉक कोट, और एक सिगार लेके आती है खुद को वार्म रखने के लिए। और फाइनली क्या होता है कि दोनों फ्रेंड्स जो होते हैं वंडरफुल जर्नी के लिए निकल पड़ते हैं।
इसकी ग्लॉसरी में देख लीजिए जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। एक तो है ग्रेसियस मीन्स काइंड एंड प्लीजेंट। क्वैक आपको पता है डक की साउंड। जेली बोली ये एक इमेजिनरी प्लेस है। रूमाटिज्म मीन्स पेन इन द जॉइंट्स। क्लॉक मीन्स अ टाइप ऑफ लूज कोट। एंड वॉर्स्टेड मीन्स अ फाइन वूल, वुलन, वो जो सॉक्स लाने की बात कर रही थे ना। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। नेक्स्ट चैप्टर है अ विजिट टू कैम्ब्रिज। अ विजिट टू कैम्ब्रिज और इसके राइटर है फिरदौस कांगा। और ये जो चैप्टर है ये उनकी बुक हेवन ऑन द व्हील्स उसमें से ये चैप्टर लिया गया है। फिरदौस कांगा कौन है देख लीजिए। एक राइटर है और जर्नलिस्ट के रूप में भी काम करते हैं। और स्टीफन हॉकिंग, इनका आपको इंट्रो करवाने की ज़रूरत नहीं है, सब जानते हैं। इसकी थीम साइंस एंड सेल्फ एस्टीम इसकी थीम है। और इसकी जो इस चैप्टर का जो ब्रीफ है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये स्टोरी है दो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीपल, फिरदौस कांगा और स्टीफन हॉकिंग के बीच मीटिंग की। दोनों डिसेबल्ड है, बोले तो डिफरेंटली एबल्ड है। अब स्टीफन हॉकिंग तो ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट है, उनको क्या हो रखा है, पैरालिसिस हो रखा है। फिरदौस कांगा जो है वो राइटर और जर्नलिस्ट के रूप में काम करते हैं और वो मुंबई से हैं। फिरदौस कांगा के साथ दिक्कत क्या है कि उनकी जो बोन्स है ना वो जन्मजाति ब्रिटल बोन्स मीन्स बहुत ही नाजुक बोन्स थी। थोड़ा सा भी उसको बोन्स को कुछ टच वगैरह हो जाता तो उनकी बोन्स टूट जाती थी। अब फिरदौस कांगा जो है वो स्टीफन हॉकिंग से मिले, कहाँ पर, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में मिले। अब एक गाइड ने बताया फिरदौस कांगा को कि स्टीफन हॉकिंग जो है ना वो सही मायने में आइजैक न्यूटन के सक्सेसर है, उनके उत्तराधिकारी हैं। स्टीफन हॉकिंग जो थे एस्ट्रोफिजिसिस्ट थे और उन्होंने एक बहुत ही फेमस बुक लिखी थी अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। ये बुक देख लीजिए, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। अब स्टीफन हॉकिंग का जो असिस्टेंट था उन्होंने स्टीफन से पूछ के कांगा की और स्टीफन की एक मीटिंग फिक्स की। हाफ एन आवर की मीटिंग, 3:30 टू 4 o'clock के बीच की एक मीटिंग फिक्स की। अब स्टीफन हॉकिंग के बारे में आप जानते ही हैं, उनका सिर्फ माइंड काम करता था, उनकी पूरी बॉडी पैरालाइज थी, वो बोल नहीं सकते थे, मतलब सुन सकते थे, देख सकते थे, लेकिन बोल नहीं सकते थे। और चलना फिरना तो बिल्कुल बहुत दूर की बात है, उनकी बॉडी में बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं था। तो उन्होंने, वो साइंस से जुड़े हुए थे, तो उन्होंने अपना कुछ ऐसा ही एक कंप्यूटर से रिलेटेड ऐसा कुछ एक गैजेट बनाया जिसकी हेल्प से वो थोड़ा कुछ अपनी उंगलियों से हिलाते करते तो उनकी जो थॉट्स थी वो एक कंप्यूटर वाली वॉइस में बाहर आती। तो उनको बोलने के लिए, अपनी वो जो वॉइस निकालने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती थी। इसलिए फिरदौस कांगा को थोड़ा यूँ बहुत ही यूँ अजीब लग रहा था कि वो बार बार उनको बोलने के लिए फोर्स कर रहे थे अपनी मीटिंग के दौरान। और वो काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड भी थे बोलने की वजह से कि नहीं बोल पा रहे थे इस वजह से। और स्टीफन हॉकिंग के अपोजिट बैठकर फिरदौस कांगा को लग रहा था कि ये आदमी कितना महान है। अब जो आप स्टीफन हॉकिंग से मिलोगे तो सच में लगेगा ही कि आदमी कितना महान है। उसकी थॉट्स जो उसके दिमाग में आ रही थी एकदम अलग ही थी। अब स्टीफन हॉकिंग जो थे वो, जो लोग उनके प्रति जो दया दिखाते हैं या फिर जो उनको पैट्रोनाइज करते हैं, उन लोगों को देख के वो काफ़ी मतलब अम्यूज़ होते हैं, काफ़ी हैरान होते हैं कि लोग हमारे लिए ऐसा क्यों करते हैं। स्टीफन हॉकिंग के बारे में देख लीजिए, वो एक स्टिल फोटोग्राफ की तरह है, बिल्कुल भी हिल डुल नहीं सकते थे। और हेड जो है वो एक साइड ट्विस्ट होके रखा है, ये देख लीजिए, उनका जो सिर जो है वो एक साइड ट्विस्ट होके रहता है, वो ऐसे ही रहता है, उसको हिला नहीं सकते हैं। टोर्सो, टोर्सो मीन्स उनकी जो बॉडी का जो अपर पार्ट है वो मीन्स एकदम से श्रंक, यूँ दुबक गया है उनके शर्ट के अंदर। और उनके लेग्स और उनकी जो आइज़ हैं, आप उनकी आइज़ में देखोगे तो आप बहुत कुछ पढ़ पाओगे कि हाँ वो बहुत कुछ बोलना चाहते हैं लेकिन बोल नहीं पाते हैं। और उनके अंदर जो एक ग्लो है वो एक लालटेन की तरह हमेशा चमकता रहता है। और वो सोचते हैं, उनसे जब पूछा गया कि क्या डिसेबल होने में कोई अच्छाई है, तो बोलते नहीं, डिसेबल होने में कोई अच्छाई नहीं है, कुछ भी अच्छा नहीं है।
अब फिरदौस जो था वो इस हाफ एन आवर की मीटिंग का एवरी मिनट यूज़ करना चाहता था। उसको पता लग रहा था कि हाँ फिरदौस इसको स्टीफन हॉकिंग को बोलने में प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन उसको तो हाफ एन आवर मिला था, तो वो सोच रहा था कि इस हाफ एन आवर को मैं पूरा अच्छे से यूटिलाइज करूँ। अब स्टीफन हॉकिंग ने एक एडवाइस दी कि डिसेबल पीपल जो होते हैं ना, उनको इस चीज़ पे कंसंट्रेट करना चाहिए कि वो किस फील्ड में बेहतर है। वो जिस फील्ड में बेहतर है उस फील्ड पे उनको अच्छे से कंसंट्रेट करना चाहिए। वो सोचते हैं कि जो डिसेबल्ड का जो ओलंपिक वगैरह जो होते हैं ना, पैरालंपिक वगैरह, ये वेस्ट ऑफ टाइम है, इनका कोई मीनिंग नहीं है। फिरदौस कांगा ने भी कुछ टाइम पहले स्पेनिश गिटार सीखने की कोशिश की थी। अब फाइनली स्टीफन हॉकिंग को उनके साथ बात करके अच्छा लग रहा था, तो हाफ एन आवर की मीटिंग जो थी वो एक्सटेंड होके 1 आवर तक चली गई। स्टीफन हॉकिंग ने उनको अपना जो गार्डन है वो भी दिखाया, और ये जो मीटिंग थी ये एक समर इवनिंग में ये मीटिंग हो रही थी। इसकी ग्लॉसरी में काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, वो देख लीजिए। एक है एस्ट्रोफिजिसिस्ट, मीन्स अ स्कॉलर ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स। बॉयंट मीन्स इंटेंसली एक्टिव एंड वाइब्रेंट, ये उनके माइंड के लिए यूज किया गया है, स्टीफन हॉकिंग के माइंड के लिए। पैट्रोनाइज मीन्स ट्रीट इन ए वे ऑफ काइंड एंड हेल्पफुल, दया दिखाना। स्लम्प मीन्स टू फॉल एंड सिट डाउन सडनली। टोर्सो, टोर्सो बोले तो बॉडी का अपर पार्ट। shrunk, shrunk means become smaller in size. Incandescence means inner glow or light. Inflection means rise and fall of the voice. Exhilaration means a feeling of excitement. Glitch means phrase used so often that it loses its meaning, ऐसी phrase जिसको इतनी बार यूज किया जाए कि उसका मीनिंग ही खत्म हो जाए। Claustrophobic, very small and suffocating, fear of being in an enclosed space, मतलब बहुत ही छोटी जगह पे कैद होके रह जाने का डर। Gleefully means very happily. Rumbling means to make a deep heavy sound. Poignant means a keen sense of sadness या फिर regret। अब चलते हैं नेक्स्ट पोम की तरफ। When I set out for Loneliness, ये पोम इसके राइटर है थॉमस हार्डी। अब मैं यहाँ पर आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि ये जो हमारी जो टेक्स्ट बुक है हनी ड्यू, इस हनी ड्यू टेक्स्ट बुक के किस चैप्टर के कौन से करेक्टर का फेमस राइटर ये थॉमस हार्डी है, और ये थॉमस हार्डी की कौन सी बुक उनकी फेवरेट बुक है। अगर आपको आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर कीजिएगा, अगर नहीं पता है तो ढूंढ के एक बार देख के आंसर ज़रूर कीजिएगा। इसकी जो थीम है वो है स्पिरिचुअलिटी। अब थॉमस हार्डी कौन है देख लीजिए, ब्रिटिश पोइट है, अ यंग आर्किटेक्ट है, एक नोवेलिस्ट है। एक बार वो पेरिस गए। पेरिस बोले तो ऐसी जगह, ऐसा प्लेस जहाँ मतलब खुद का चर्च हो, जहाँ पर उस जगह का खुद का चर्च हो, उसको बोलते हैं पेरिस। वो वहाँ पेरिस गए थे एक बार। जब वो वापस आए वहाँ से, तब उनके अंदर 2 चेंजेस थे। एक तो उनके आईज के अंदर एक अलग ही ग्लो था, और उनके पास एक पेपर का टुकड़ा था, एक पीस ऑफ पेपर था जिसके अंदर इस पोइम का ड्राफ्ट तैयार किया गया था। और ये बात उन्होंने अपनी बायोग्राफी में बताई थी कि वो जो पेपर जो था उस पेपर में क्या था। और ये पोइम जो है ये पोइट की पेरिस विजिट के बारे में है। पेरिस मतलब एक प्लेस जिसका खुद का अपना चर्च होता है। वहाँ पर उनको लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस हुआ। ये जो पेरिस जो था ये 100 माइल्स दूर था, पाथ एकदम लोनली था, वो सिर्फ स्टार्स दिख रहे थे और कुछ नहीं दिख रहा था, बिल्कुल अकेले गए थे। और इसके बाद में उनके अंदर बहुत मतलब एकदम इनर चेंजेज आए, और पोइट ने इस प्लेस को लियोनेस का, लियोनेस मीन्स एक इनके लिए एक माइथिकल प्लेस है। ही डज नॉट कंपेयर हिमसेल्फ एज प्रॉफिट और विजार्ड, वो खुद को किसी प्रॉफिट या फिर किसी जादूगर से कंपेयर नहीं कर रहे थे। और उनकी
अंदर जो एक मैजिकल ग्लो आया, उसका ये क्रेडिट जो है इस पेरिस को देते हैं, इस जगह को देते हैं कि जहाँ विजिट करने के बाद उनके अंदर एक अलग सा ही चेंज आ गया। अब देख लीजिए इसमें जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं, लॉइनेस मीन्स अ मिथिकल बर्थ प्लेस ऑफ सर ट्रिस्टम इन इंग्लैंड। यहाँ पर एक इमेजिनरी प्लेस है, इनका कोई गॉड है ट्रिस्टम करके, उनका जो बर्थ प्लेस है, मिथिकल मतलब माइथिकल बर्थ प्लेस है, ओरिजिनली ये एग्जिस्ट नहीं करता है। जैसे अगर हम द्वारिका की बात करें, श्री कृष्ण की जो द्वारिका है, वो बताते हैं कि वो वाटर के अंदर सबमर्ज हो गई थी, तो ओरिजिनली वो एग्जिस्ट नहीं करती। वैसे ये जो लॉइनेस है वो भी ओरिजिनली एग्जिस्ट नहीं करता है। राइम, राइम मीन्स फ्रॉस्ट। द स्प्रे मीन्स लीव्स एंड ब्रांचेज ऑफ द ट्री या फिर फॉलाइज। डस्ट, डस्ट मीन्स डेयर्ड। बी चांस मीन्स चांस टू हैपन। सोजोर्न मीन्स स्टे। रेडियंस मीन्स ग्लो। fathomless means so deep that the depth can't be measured. apprentice, apprentice means novice learner या फिर जिसको बोलते हैं ना नौसिखिया। lonesomeness means alone या फिर solitary। surmise means supposing something is true। rare means not seen very often। ये है हमारे थॉमस हार्डी। अब चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, अ शॉर्ट मॉनसून डायरी। इसके राइटर हैं रस्किन बॉन्ड। इस चैप्टर में रस्किन बॉन्ड की जो पर्सनल डायरी है उससे कुछ एक्सट्रैक्ट लिए गए हैं, देखते हैं। इसमें वैसे कैरेक्टर कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं, एक तो ऑथर खुद है, एक बिजू और बिजू की मदर और एक स्कूल बॉय है। इसकी थीम नेचर एंड रेन है। इसमें क्या है कि नेचर लवर मीन्स रस्किन बॉन्ड की डायरी से कुछ एक्सट्रैक्ट लिए गए हैं। डायरी क्या होती है? अ रिकॉर्ड ऑफ पर्सनल एक्सपीरियंस रिटन डे आफ्टर डे ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। मतलब अपनी किसी बुक में हर दिन का कुछ न कुछ मतलब एक्सपीरियंस लिखते रहना, वो होती है डायरी। और इसका सबसे फेमस एग्जाम्पल है द डायरी ऑफ एन फ्रैंक। एन फ्रैंक की जो डायरी है वो इसका सबसे फेमस एग्जाम्पल है। अब यहाँ पर ये जो डायरी है ये रस्किन बॉन्ड की डायरी है। जब वो मसूरी में थे तब उन्होंने डायरी लिखी थी, मॉनसून डायरी, उसका जिक्र है यहाँ पर। तो 24 जून को वो क्या लिखते हैं कि फर्स्ट डे ऑफ मॉनसून मिस्ट। अब मॉनसून का फर्स्ट डे है, धुंध छा रखी होती है। बिज्जू जो है अपनी सिस्टर को बुला रहा है, लेकिन जो ऑथर जो है रस्किन बॉन्ड जो है वो सिर्फ बिजू की आवाज़ सुन रहे हैं, बिजू को देख नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि मिस्ट की वजह से, धुंध की वजह से। जून 25 को क्या होता है? फर्स्ट कोबरा लिली जो होती है वो अपना हेड बाहर निकालती है फन में से, और ऑथर देखते हैं, ये कब देखते हैं? जब वो बैंक और पोस्ट ऑफिस जा रहे होते हैं तब वो ये चीज़ देखते हैं, और इसका जिक्र उन्होंने अपनी डायरी में कर रखा है। अब एक स्कूल बॉय जो होता है वो उनसे पूछता है कि इस हिल स्टेशन को एक सेंटेंस में डिस्क्राइब करो। तो बोलते हैं अ पैराडाइज दैट माइट हैव बीन। इसको थोड़ा अच्छे से देख लेना, अ पैराडाइज दैट माइट हैव बीन। ये एक सेंटेंस में इस हिल स्टेशन को एक्सप्लेन करते हैं। अब जून 27 को क्या होता है? रेन की वजह से कुछ सीजनल विजिटर्स मीन्स कुछ एनिमल्स वहाँ आने लगे। एक लेपर्ड वहाँ आया, उसने पहली बार में क्या किया, एक डॉग को उठा लिया। दूसरी बार में वो एक काऊ पर अटैक करने वाला होता है, लेकिन ये जो आंटी होती है ना ये बड़ी दबंग होती है, ये लठ लेके भागती है, उस लेपर्ड को भगा देती है। और कौन आते हैं? देखो लीचेज आते हैं। लीचेज बोले तो जो जोंक जो होते हैं जो खून चूसते हैं। स्कारलेट मिनीवेट ये एक बर्ड है, साइलेंट रहती है और ब्राइटली मतलब कलर्ड बर्ड है। और पेयर ऑफ ड्रोंगोज थोड़े स्कारलेट मिनीवेट से थोड़े से बड़ी बर्ड है, ये काफ़ी अग्रेसिव होती है और ये मिनीवेट्स को भगा देती है। और ट्री क्रीपर्स भी देखने को मिलते हैं, बिल्कुल बारिश होगी तो ये तो होना ही है। और अगस्त 2 को क्या होता है कि पूरी रात बारिश होती है,
बारिश होती रहती है, बारिश की नॉइज़ मतलब बूंदे टपकने की आवाज़ होती रहती है। तूफान वगैरह या फिर बिजली वगैरह बिल्कुल नहीं चमकती है, सिर्फ रेन होती है। 3 अगस्त को क्या होता है, रेन रुक जाती है और काफ़ी टाइम बाद वहाँ पर सन दिखता है। जैसे ही सन दिखता है तो लोग लकड़ियाँ वगैरह काटने के लिए चले जाते हैं। काऊ बेल्स टिंकल, वो जो काऊ के अंदर गले में जो बेल घंटी बांध रखी होती है वो बजने लगती है। और ओक ट्री में एक क्रो जाके बैठता है और जैसे ही बैठता है तो उस ओक ट्री के अंदर से रेन ड्रॉप्स होती है वो नीचे गिरती है। अब 12 अगस्त की एंट्री क्या है उसकी डायरी में कि वो जो लास्ट जो उन्होंने सन देखा था वो 3 अगस्त को देखा था। तब से 8-9 डेज हो गए हैं उन्होंने सन नहीं देखा है। और कुछ लेट मानसून फ्लावर्स भी देखने को मिल रहे हैं। वाइल्ड बाल्सम हो गया, डहलिया, बेगोनियास और ग्राउंड ऑर्चिड्स वगैरह, ये ऐसे फ्लावर्स इनको देखने को मिल रहे हैं। अब अगस्त 31 को क्या हो रहा है, लस मानसून ग्रोथ रीच इट्स पीक, मानसून अपने पीक पे होता है। अब क्या होता है, कोबरा लिली जो होती है ना वो रेड होने लग जाती है। ये किसका साइन है, ये साइन है कि अब बारिश खत्म होने वाली है। और फर्न्स होते हैं वो भी येलो होने लग जाते हैं, ये भी एक साइन है कि अब बारिश खत्म होने वाली है। और स्नेक्स रोडेंट्स वगैरह जो होते हैं वो भी अपने होल से बाहर आ जाता है। एनिमल्स जो होते हैं उनको पता चल जाता है कि अब मौसम में क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है, ये भी अपने होल से बाहर आ गए। श्रू, श्रू मीन्स छछूंदर। छछूंदर जिसकी आई साइट बहुत ही वीक होती है, वो बेचारा अपने बिल को इधर उधर ढूंढने के लिए भाग रहा होता है और बच्चे उसको देख कर बहुत हंसते हैं। अब उसकी जो दादी होती है रस्किन बॉन्ड की, वो बताती है कि जिसने इस छछूंदर को देख लिया मतलब उसको उस दिन काफ़ी सारा पैसा मिलेगा, ऐसा उनका मानना है, ऐसी उनकी मान्यता है। जैसे हमारे यहाँ बोलते हैं ना कि दाएं हाथ में अगर दाएं हाथ की मतलब हथेली में अगर खुजली हो रही होती है तो बोलते हैं कि इसके पास पैसे आने वाले हैं। वैसे ही अगर वो लोग छछूंदर को देख लेते थे तो उनके वहाँ ये था कि उनके पास पैसे आने वाले हैं। अब लकीली होता क्या है कि उसी दिन रस्किन बॉन्ड को उनकी मेल पे एक चेक मिलता है जिसके अंदर अच्छा खासा अमाउंट होता है। अक्टूबर 3 को क्या होता है कि मॉनसून से डायरेक्ट विंटर रेन में चले गए। बिल्कुल भी बीच में आराम नहीं किया, रेन ने बारिश होती रही, मानसून पूरे में बारिश होती रही, अब सीधा विंटर रेन में पहुंच गए। हेल स्ट्रोम वगैरह ये सब तो बिल्कुल कॉमन बात थी वहाँ पर। और इसका ये एकदम लाइटफुल था, मीन्स वहाँ पर थंडर स्टॉर्म्स देखने को मिल रहे थे। और जनवरी 26 को क्या होता है, हिल्स पे विंटर रेन्स होती है। ऑथर जो था रस्किन बॉन्ड जो था वो एकदम कंप्लीट साइलेंस में बैठे हैं, चारों तरफ धुंध ही धुंध है, ट्रीज जो है एकदम ग्रे हो गए हैं धुंध की वजह से। मार्च 23 को क्या होता है, विंटर का एंड होता है और मसूरी पे एक बहुत ही काला बादल छा रखा होता है और उस काले बादल से मार्बल के आकार के ओले गिरते हैं ½ तक। और इसी बीच ऑथर को एक रेनबो भी दिखता है। इसमें इंपॉर्टेंट वर्ड्स देख लीजिए, काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। मिस्ट, मिस्ट मीन्स धुंध। मेलनकली मीन्स वेरी सैड। फर्न मीन्स अ फ्लावरलेस प्लांट विद ग्रीन लीव्स। हेराल्डेड मीन्स अनाउंस्ड। इम्प्रिकेशंस मीन्स कर्स, जिसको बोलते हैं ना श्राप। ब्लड लेटिंग मीन्स वो जो ब्लड चूस लेते हैं ना, कौन चूसते हैं, जोंक, लीच। स्कारलेट मिनीवेट, ये एक बर्ड है, ब्राइट एंड रेड बर्ड, लाइक कोयल की तरह बर्ड होती है। ड्रोंगो एक सॉन्ग बर्ड होती है जिसकी जो बीक होती है वो काफ़ी स्ट्रांग होती है। ड्रमिंग मीन्स फेलिंग नॉइजली, जो बारिश की जो आवाज़ है उसकी जो छत पे गिर रही थी तो ऐसा लग रहा था कि जैसे ड्रम बज रहा है। डिसकॉन्सोलेटली मीन्स अनहैप्पीली। रेवाइन मीन्स वैली एंड crevices means narrow cracks in rock and wall. shrew means छछूंदर, ये वाला। caress means touching or holding lovingly and minac means threaten। चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। नेक्स्ट एक पोम है ऑन द ग्रास होपर एंड क्रिकेट, और इसके
जो राइटर है, पोएट है, वो है जॉन कीट्स, बहुत ही फेमस अपने आप में। और इसकी थीम नेचर पोम है। इसमें क्या है कि जो ग्रास ऑपर और जो क्रिकेट है ना, ये कैरेक्टर के रूप में नहीं दिखा रखे, ये दिखा रखे हैं सिंबल के रूप में। सिंबल किसके? ग्रास ऑपर है हॉट समर का सिंबल, और क्रिकेट जो है वो है कोल्ड विंटर का सिंबल। क्रिकेट एक इंसेक्ट की बात की गई यहाँ पर। द पोइट्री ऑफ द अर्थ इज नेवर डेड, इट इज नेवर एंडिंग सॉन्ग। जब हॉट समर होती है, सारी बर्ड्स वगैरह ट्रीज के अंदर छुप जाती है थोड़ी बहुत ठंडक के लिए, तब ग्रास ऊपर जो होता है ना, वो एंजॉय करता है, और कहाँ पर? ग्रीन ग्रास के नीचे मज़े से घूम रहा होता है। ये हो गया ग्रास ऊपर का, ये समर में एंजॉय करता है। अब पोइट्री जो है अर्थ की, वो कभी ख़त्म नहीं होती है। अब जब कूल विंटर होती है, तब क्या होता है कि जो क्रिकेट के जो सॉन्ग होते हैं ना, वो मतलब चलते रहते हैं, और वो क्रिकेट के सॉन्ग जो है वो उसको वार्मथ देते रहते हैं। कब? विंटर में। उस टाइम ग्रास ओपर जी जो है ना, वो ऐसे ही मतलब बेहोश से ऐसे यूं ग्रास के अंदर दुबके हुए रहते हैं, जबकि उस टाइम क्रिकेट जो है ना, वो मजे ले रहा होता है। तो ग्रास ओपर जो है वो हॉट समर का सिंबल है यहाँ पर, और क्रिकेट जो है वो कोल्ड विंटर का सिंबल है। इसकी ग्लॉसरी में देख लीजिए इंपॉर्टेंट वर्ड्स में। फेंट मीन्स लॉजिंग कॉन्शियसनेस। हेज, हेज मीन्स अ रो ऑफ बशेज। न्यू मोन मीड मीन्स फ्रेशली कट ग्रास, ये एक फ्रेज है जो इसके लिए यूज की गई है। रॉट, रॉट मीन्स ब्रॉट अबाउट। श्रिल्स मीन्स कम्स थ्रू लाउड एंड क्लियर। ड्राउजीनेस मीन्स फीलिंग स्लीपी। ये है आपका क्रिकेट। अब लास्ट चैप्टर इस टेक्स्ट बुक का वो है द ग्रेट स्टोन फेस, और इसके राइटर है अमेरिकन नाथानील हैवथॉर्न। काफ़ी अच्छी स्टोरी है। इसमें कैरेक्टर्स, एक तो है अर्नेस्ट, ये मेन कैरेक्टर है। अर्नेस्ट की मदर है। एक गैदर गोल्ड करके एक कैरेक्टर है, जो कि एक बहुत ही रिच शॉपकीपर होता है और बूढ़ा होता है। ब्लड एंड थंडर, ये एक सोल्जर है, एक पोइट है, और यहाँ के जो इस वैली के, इस गांव के जो इनहेबिटेंट्स, यहाँ के जो निवासी हैं, वो है। थीम देख लीजिए, बेसिक सिंप्लिसिटी, प्रैक्टिकल विजडम, डीप लव फॉर ह्यूमैनिज्म, मेलोनेस ऑफ ह्यूमैनिज्म, ये इसकी थीम्स हैं। और इसके जो स्टोरी है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये क्लासिक पीस है अमेरिकन फिक्शन का, जो ह्यूमनिज्म की मेलोनेस और आर्ट की मैग्निफिकेंस को दिखा रहा है। बहुत ही अच्छा चैप्टर है, देखिएगा। ये एक हम्बल बॉय अर्नेस्ट की स्टोरी है। बहुत ही हम्बल है, बहुत ही काइंड, बहुत ही हम्बल बॉय है वो। देखिएगा आप। एक आफ्टरनून में क्या होता है, यहाँ पर इस गांव में क्या है कि एक जो हिल्स जो है, जो माउंटेन्स जो है ना, वो दूर से देखने पे ऐसे लग रहे हैं जैसे कोई आदमी का फेस हो। दूर से नहीं, पास जाने पे नहीं लगते, लेकिन दूर से देखने पे ऐसा लगता है। तो इस जो फेस के बारे में एक प्रोफेसी है, मतलब एक भविष्यवाणी है। वो भविष्यवाणी अर्नेस्ट की मदर उसको बताती है कि एक बच्चा पैदा होगा इस गांव में, उसकी शक्ल बड़े होने पर बिल्कुल इस ग्रेट स्टोन फेस के जैसी दिखेगी, और वो इस वैली में आकर यहाँ के लोगों का उद्धार करेगा, यहाँ के लोगों की हेल्प करेगा, उनको काफ़ी सारे पैसे वगैरह, काफ़ी सारे धन वगैरह देगा, बहुत सारा दान देगा इनको। और अर्नेस्ट की जो मदर थी, उसने अपनी मदर से ये बात सुनी, फिर उसने अपने बेटे को बताई। मीन्स जनरेशन एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन ये स्टोरी पास ऑन होती रही। अब देखते हैं अर्नेस्ट के बारे में। अर्नेस्ट अपनी मम्मी की बताई हुई स्टोरी को कभी नहीं भूला। वो हमेशा इस ग्रेट स्टोन फेस को देखता और इसके बारे में सोचता रहता कि ऐसा आदमी कब आएगा जो एकदम ग्रेट स्टोन फेस के जैसा दिखता है। अब उसने अपना जो चाइल्डहुड है वो कॉटेज में बिताया। बहुत ही हेल्पफुल और बहुत ही ड्यूटीफुल बच्चा था। अपनी मदर की बहुत केयर करता था, अपनी मदर के साथ अच्छे से रहता था, और असिस्टिंग एंड थॉटफुल सन था।
धीरे धीरे करते करते वो थोड़ा बड़ा हो गया। उसके कोई टीचर्स नहीं थे, वो सब कुछ जितना भी जो कुछ भी सीखा वो उस ग्रेट स्टोन फेस को निहारता रहता और उसको देखते देखते बहुत कुछ सोचता रहता, और ऐसे करते करते वो बहुत कुछ चीज़ें सीख भी गया। अब उस गांव में एक शॉपकीपर होता है, उस गांव का एक शॉपकीपर होता है जो सी पोर्ट पे जाके अपनी एक दुकान लगाता है और बहुत ही अमीर बन जाता है। जब वो वापस गांव आने वाला होता है तो उस वहाँ के जो इनहेबिटेंट्स होते हैं वो बहुत ही क्या होते हैं, खुश होते हैं कि वो ग्रेट मैन अब आने वाला है, जो उस स्टोन फेस के जैसा दिखता है, वो अब आने वाला है। वो अब हम सबकी हेल्प करेगा, हम सबको बहुत सारा दान देगा। वो शॉपकीपर बहुत ही रिच था और थोड़ा ओल्ड था। जब बूढ़ा हो गया तो पहले कमाई की अच्छे से, जब बूढ़ा हो गया तो वापस गांव में आ गया। बहुत सारे पैसे थे उसके पास और वो सी पोर्ट पे उसकी शॉप थी। उसका नाम था मिस्टर गैदर गोल्ड, मीन्स जो सोना इकट्ठा करता हो। उसने बहुत सारी वेल्थ इकट्ठी कर रखी थी। अब अर्नेस्ट ने फेल्ट किया कि ये बिल्कुल मतलब सेम था। अर्नेस्ट ने फील किया कि बिल्कुल सेम नहीं था। गांव वाले सोच रहे थे कि ये बिल्कुल वही आदमी है, वही ग्रेट स्टोन फेस है, लेकिन अर्नेस्ट ने कहा कि ये बिल्कुल एकदम सेम नहीं है, ये उस ग्रेट स्टोन फेस के जैसा नोबल मैन नहीं है, इतना अच्छा आदमी नहीं है। तब क्या होता, अर्नेस्ट के अंदर से एक आवाज आती है, फियर नॉट अर्नेस्ट, द मैन विल कम। एक दिन वो आदमी जरूर आएगा, ये उसके दिल से एक आवाज आती है। अब अर्नेस्ट जो होता है वो धीरे धीरे यंग हो गया। अर्नेस्ट जो था काफ़ी इंडस्ट्रियस, काइंड एंड नेबरली था, पड़ोसियों की बहुत अच्छे से हेल्प करता था। अब उसके अंदर, उसके दिल में काफ़ी अच्छी सिंपैथी थी, वो लोगों को अच्छे से सिंपैथाइज भी करता था। उसने जो सारी जो विजडम जो थी, वो उसको विजडम कैसे मिली, ग्रेट स्टोन फेस को देखकर उसको ये विजडम मिली। लेकिन अब इस बीच में क्या होता है कि इस दौरान वो जो गैदर गोल्ड था वो तो मर गया और उसको दफना दिया गया। अब क्या होता है, एक सोल्जर होता है, वो भी इसी वैली का होता है और वो बाहर जाकर बहुत बड़ा सोल्जर बन जाता है। और जब वो वापस गांव आने वाला होता है, वैली आने वाला होता है, तब लोग बोलते हैं कि अब इस बार सचमुच में ग्रेट स्टोन फेस के जैसा आदमी आने वाला है। तो क्या होता है कि वो एक बहुत ही फेमस सोल्जर, बहुत ही बड़ा जबरदस्त वाला कमांडर बन जाता है, जिसका नाम होता है ब्लड एंड थंडर। तब क्या होता है कि उसके स्वागत के लिए एक बहुत ही बड़ा फीस्ट प्रिपेयर किया जाता है, झंडे लहराए जाते हैं कि हाँ अब तो वो जो ग्रेट मैन है वो आ ही गया है। बहुत सारे जो उसके वहाँ के जो गांव के जो इनहेबिटेंट्स थे वो एग्री थे कि हाँ ये सेम आदमी है। लेकिन अर्नेस्ट ने लगा कि बस ये सेम दिखता है, वैसा नोबल ग्रेट स्टोन फेस के जैसा ये नोबल आदमी ये है नहीं। फिर से अर्नेस्ट के अंदर से आवाज आती है, फियर नॉट अर्नेस्ट, ही विल कम। कि डरो मत अर्नेस्ट, वो दिन वो आदमी जरूर आएगा। अब अर्नेस्ट क्या होता है, ओल्ड मैन बन जाता है, बूढ़ा हो जाता है, वाइट हेयर्स आ जाते हैं, उसके फॉरहेड पे रिंकल्स हो जाते हैं, गालों में गड्ढे हो जाते हैं। उसका जैसे जैसे वो बूढ़ा हो गया वो और ज़्यादा वाइज हो गया और वो बहुत फेमस हो गया है वैली में। इतना फेमस हो गया कि कॉलेज के प्रोफेसर्स, दूसरे एक्टिव मैन वगैरह सब लोग आते थे, उससे मिलते थे। बहुत ही सिंसियर था अर्नेस्ट, बहुत ही वाइज था। वो लोग उसकी बातें सुनने के लिए बहुत दूर दूर से आते थे। अब एक पॉइंट होता है, वो अर्नेस्ट के बारे में सुनने के बाद में उससे मिलने के लिए आता है। अब उस पॉइंट के जो पोइम्स होती है ना, उसको अर्नेस्ट पढ़ता है, उसको वो पोम्स अच्छी लगती है और वो पढ़ता रहता है। पॉइंट जो है वो अर्नेस्ट से मिलने गया। अर्नेस्ट एज यूजुअल बहुत ही नोबल और सिंपल था, उसने अच्छे से उसको रिसीव किया और अर्नेस्ट, उस पोइट ने अर्नेस्ट से कहा कि क्या मैं एक रात के लिए आपके पास रुक सकता हूँ। उसने कहा बिल्कुल रुक सकते हैं। और फिर वो दोनों साथ में बैठे थे। तो पोइट ने फील किया कि अर्नेस्ट बहुत जेंटल, काइंड और वाइज है।
अर्नेस्ट ने सोचा कि पोइट जो है ना वो वही ग्रेट मैन है जिसका वो कई सालों से इंतजार कर रहा था। अर्नेस्ट ये सोच रहा है कि पोइट वही ग्रेट मैन है, ग्रेट स्टोन फेस वाला, जिसका वो कई सालों से इंतजार कर रहा था। उसको ऐसा क्यों लगा? क्योंकि वो जो उसकी जो बुक्स पढ़ रहा था ना, उसकी बुक्स में बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई हुई थी। तो उसको लगा कि सचमुच में ये पोइट ही वही ग्रेट आदमी है। लेकिन उस पोइट ने कहा कि नहीं, आप गलत समझ रहे हैं, मैं वो ग्रेट आदमी नहीं हूँ। मेरी पोइट्री अलग है और मेरी जो लाइफ जो है वो अलग है। मेरी ये जो थॉट्स जो है, ये जो पोइट्री जो है वो मेरी थॉट्स में डेपिक्ट नहीं होती है, ये उससे अलग है। अब अर्नेस्ट क्या था कि काफ़ी फेमस हो गया था, एक सेज की तरह वो उपदेश वगैरह देता था, लोग उसको सुनने के लिए आते थे। तो लोग उसको सुनने के लिए आए थे। उसके वर्ड्स में बहुत ज़बरदस्त वाली पावर थी। उसकी थॉट्स वगैरह जो थी ना, बहुत ही एकदम रियल और काफ़ी डीप हुआ करती थी। लोग उसको बड़े चाव से सुनते थे और उसको समझते थे। अब पोइट ने सोचा कि मेरी पोइट्री से ज़्यादा नोबल तो अर्नेस्ट की थॉट्स हैं। इतनी नोबल थॉट्स तो मैंने कभी लिखी नहीं जितनी अर्नेस्ट बता रहा है। फाइनली उस पोइट ने कहा कि कोई और नहीं बल्कि अर्नेस्ट ही वो ग्रेट स्टोन फेस के जैसा आदमी है जिसका हम वैली वाले कई सालों से, कई सेंचुरी से वेट कर रहे हैं। जो प्रोफेसी जो थी, जो भविष्यवाणी थी, वो फुलफिल हो गई। अब क्या था कि उसी टाइम एक कोइंसिडेंस होता है कि ये जो ग्रेट स्टोन फेस वाली जो हिल जो थी, जो पहाड़ी जो थी, इसके आसपास में ऐसे यूँ मिस्ट के बादल आ गए। और बादल आ गए तो ऐसा लग रहा था कि एकदम अर्नेस्ट की शक्ल और इस ग्रेट स्टोन फेस की शक्ल एकदम मैच हो रही थी। लोगों ने भी जब देखा तो उनको भी भरोसा हो गया, हाँ यही है, ये अर्नेस्ट ही ग्रेट स्टोन फेस के जैसा दिखने वाला आदमी है। लेकिन अर्नेस्ट जो था उसको अभी भी उम्मीद थी कि कोई मुझसे भी वाइज, मुझसे भी बेटर कोई ना कोई आएगा। इसकी जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं वो देख लीजिए। रिजेंबल मीन्स टू बी लुक लाइक समवन, परपेंडिकुलर मीन्स राइजिंग वेरी स्टीपली, इमेंस मीन्स ह्यूज, एनॉर्मस एंड गिगेंटिक, ये तीनों वर्ड्स एक जैसे ही हैं। क्लस्टरिंग मीन्स गैदरिंग, बिनाइन मीन्स काइंड या फिर जेंटल, प्रोफेसी मीन्स भविष्यवाणी, स्पेक्टेटर मीन्स अ पर्सन हु वॉचेज एन इवेंट, बोल सकते हैं दर्शक। पेंसिव, पेंसिव मीन्स थॉटफुल, स्टेयर्ड मीन्स मूड, फॉली मीन्स इनसेंसिबल एक्ट्स, इनहेबिटेंट्स पीपल लिविंग इन द वैली या फिर ड्वेलर्स, जो लोग वैली में रह रहे थे, जो वहाँ के ड्वेलर्स थे वो। beheld means saw, renowned means famous, banquet means feast, harmonized with means agreed with, sage means wise man, diffused means spread all around, juxtaposing means putting things together, sublime means of extremely high quality, mellowness means relaxed and pleasant, प्रोक्लेम्ड मीन्स अनाउंस्ड या फिर सैड, फरोज मीन्स डीप लाइंस, ये उसके जो चीक्स के अंदर हो रखी थी, ऑब्सक्योर मीन्स नॉट वेल नोन। तो ये थी आज की क्लास। हमने क्लास 8th की जो एनसीईआरटी समरी है उसको कंप्लीट कर लिया है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा। एक बार फिर से मैं अपना वो जो क्वेश्चन है वो दोहरा रहा हूँ। थॉमस हार्डी जो है वो इस टेक्स्ट बुक यानी कि हनी ड्यू के कौन से चैप्टर के, कौन से कैरेक्टर के फेवरेट राइटर है और थॉमस हार्डी की कौन सी बुक उसको सबसे अच्छी लगती है। अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप कीजिएगा, नहीं पता है तो पता करके कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिएगा, क्योंकि इससे आपका ये जो कॉन्सेप्ट है ये एकदम क्लियर हो जाएगा। और जाते जाते मैं एक बार फिर से आपको याद दिला दूं कि ये सिर्फ रिवीजन के लिए क्लास है। अगर आपने एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक्स नहीं पढ़ी है तो उसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा।
या तो वीडियो देखने के बाद में पढ़ लीजिएगा या फिर वीडियो देखने से पहले पढ़ लीजिएगा, लेकिन पढ़िएगा ज़रूर। सो थैंक यू वेरी मच।